हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है हाल ही में यूएस ओपन महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? एरो इंडिया 2021 का आयोजन हमारे भारत देश के किस शहर में होने वाला है? तो विभिन्न रेटिंग एजेंसियों ने हमारे भारत देश की जीडीपी वित्तीय वर्ष 2020-21 में कितने प्रतिशत रहेगी, ऐसे ही बड़ी खबरों को कवर करते हुए यानी कि आज ही की दिन का 14 सितंबर का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। तो यह वीडियो लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी जीके 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, हाल ही में महिला यूएस ओपन 2020 का खिताब किसने जीता? दोस्तों, यूएस ओपन 2020 कोविड-19 के बावजूद भी आयोजित की गई और इस इवेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है जापान की नाओमी ओसाका ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है नाओमी ओसाका और वो जापान देश की एक जानी मानी टेनिस प्लेयर है। नाम मत भूलिएगा, नाओमी ओसाका। और इस इवेंट से जुड़े और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसा कि वर्ल्ड नंबर 9 जापानी नाओमी ओसाका ने किसको हराया? यह वर्ल्ड की नंबर 9वीं यह खिलाड़ी है और नाओमी ओसाका ने बेलारूस की विक्टोरिया अजारेंका को परास्त किया और यूएस ओपन 2020 का खिताब अपने नाम कर लिया है। और वे 26 साल में पहला सेट हारने के बाद फाइनल जीतने वाली पहली खिलाड़ी बन गई। उनसे पहले 1994 में स्पेन की अरांजा सांचेज विक्टोरियो ने स्टेफी ग्राफ से पहला सेट गंवाने के बाद खिताब अपने नाम किया था। दोस्तों, 26 साल के इतिहास को एक बार फिर से दोहराया है नाओमी ओसाका ने। और इस इवेंट में जो कोई भी खिलाड़ी पहला सेट हार गया हो और इसके बाद दोनों सेट जीत लिए हो, ऐसा 26 साल के बाद फिर से हुआ है और यह इतिहास रचा है नाओमी ओसाका ने। तो जापान की नाओमी ओसाका के यह दूसरा यूएस ओपन खिताब है। दूसरी बार यूएस ओपन खिताब अपने नाम किया और 22 साल की ओसाका का ये तीसरा ग्रैंड स्लैम का खिताब है। ओके दोस्तों, और यूएस ओपन यानी कि अमेरिकी ओपन महिला युगल खिताब किसने जीत लिया? यूएस ओपन और यह डबल का खिताब जीत लिया है रूस की वेरा ज़्वानारेवा और लौरा सिजेमंड की जोड़ी ने। यहां आप देख सकते हैं, तो यह रूस की जोड़ी ने अमेरिकी ओपन महिला युगल का खिताब जीता, लेकिन इस वेरा ज़्वानारेवा और लौरा सिजेमंड की जोड़ी ने किसको हराया है? शू यूफान और निकोल मेलिचार को 6-4, 6-4 से हराया और यह खिताब अपने नाम किया। और दोस्तों, हाल ही में यूएस ओपन 2020 का पुरुष एकल खिताब और यह उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहिए क्योंकि इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं और हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है स्क्रीन पर। हाल ही में वैज्ञानिकों ने छिपकली की एक नई प्रजाति जिसका नाम है पलक्कडेंसिस की खोज की। कहां पर? दोस्तों, हमारे साइंटिस्टों ने हाल ही में छिपकली की एक नई प्रजाति नाम है पलक्कडेंसिस और इस प्रजाति की खोज की गई है केरल के पलक्कड़ में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है केरल के पलक्कड़ में यह जो छिपकली की नई प्रजाति है इसकी खोज की गई है। तो हाल ही में वैज्ञानिकों ने केरल के पलक्कड़ में एक पर्यटन स्थल जिसका नाम है अन्नकल से छिपकली की एक नई प्रजाति पलक्कडेंसिस की खोज की है। और छिपकली की इस नई प्रजाति को वैज्ञानिकों द्वारा क्या नाम दिया गया है? दोस्तों, इसको नाम दिया गया है पलक्कड ड्वार्फ गेच्को और इसका और भी नाम है स्नेमास्पिस पलक्कडेंसिस। और इस प्रजाति के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। तो यह जो नई प्रजाति पलक्कडेंसिस है, इस छिपकली की लंबाई कितनी है दोस्तों? 32 मिलीमीटर। और इस प्रजाति की खोज से संबंधित शोध पत्र को कहां प्रकाशित किया गया? इसको प्रकाशित किया गया है अमेरिकी वैज्ञानिक पत्रिका जिसका नाम है एम्फीबियन एंड रेप्टाइल कंजर्वेशन में।
इस आर्टिकल को प्रकाशित किया गया और छिपकली की जो नई प्रजाति है इसकी खोज की गई है केरल के पलक्कड़ में। और जब बात आती है केरल राज्य की, तो दोस्तों केरल की कैपिटल का नाम क्या है, केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, केरल के राज्यपाल कौन है, और ऐसे ही फैक्ट मैंने आपको कई बार बताया। यदि आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। तीसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से किस हवाई अड्डे पर देश के पहले कोरोना हवाई अड्डा जांच केंद्र का उद्घाटन किया गया। दोस्तों हमारा भारत देश का एक पहला ऐसा हवाई अड्डा बन गया है जहां पर कोरोना हवाई अड्डा जांच केंद्र खोला गया है, और इस हवाई अड्डे का नाम है इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। जी हां दोस्तों, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बोले तो किस शहर में स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है, और यहां पर यह पहला कोरोना हवाई अड्डे का जांच केंद्र खोला गया है। देख सकते हैं इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो देखो दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यह सुविधा टर्मिनल 3 पर शुरू की गई है। कहां पर, टर्मिनल 3 पर, और इससे शहर में आने वाले और संबंध घरेलू यात्रा करने वाले लोगों की यात्रा को सुरक्षित किया जा सकेगा। और यह अनिवार्य रूप से जांच करना जरूरी नहीं है। कोई भी व्यक्ति जांच नहीं कराना चाहता है तो उन्हें 7 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जा सकता है। और अंतरराष्ट्रीय यात्रा पर जाने वाले लोग भी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। और अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए कोविड जांच अनिवार्य नहीं है, लेकिन वे अपनी जांच करा सकते हैं और जांच कराकर 7 दिनों के अनिवार्य क्वारंटाइन से छूट ले सकते हैं। तो यह फायदा है जांच कराने का। और कहां पर यह सुविधा शुरू की गई है, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली। और जब बात करते हैं दोस्तों हमारे भारत देश के ऐसे व्यस्त अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों की, तो इसके नाम दिए गए हैं, जैसे कि नई दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और इसी तरह हमारे भारत देश के कुछ महत्वपूर्ण शहर और वहां पर जो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं इसको क्या नाम दिया गया है वो भी हमें पता होना चाहिए। तो देखो शहर और अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम, दिल्ली का हवाई अड्डा नाम है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मुंबई के हवाई अड्डे का नाम है छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, चेन्नई का जो हवाई अड्डा है चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सिर्फ चेन्नई के नाम पर ही है, कोई नामकरण नहीं दिया गया है, और कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। तो बेंगलोर में केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, हैदराबाद में राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, और रांची में बिरसा मुंडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्थित है। कई बार एग्जामिनेशन में पूछ लिया गया है और इसीलिए मैंने आपको यह बात बताई। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में किस देश का जिलेन 1 गोफेन 2C सैटेलाइट पूर्व निर्धारित कक्षा तक पहुंचने से पहले फेल हो गया। दोस्तों यह जो सैटेलाइट है जिसका नाम है जिलेन 1 गोफेन 2C, यह सैटेलाइट हाल ही में हमारे भारत देश के पड़ोसी मुल्क चीन देश ने लॉन्च किया था, लेकिन निर्धारित कक्षा तक पहुंचने से पहले यह मिशन फेल हो गया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है चीन देश। तो चीन का ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जिलेन 1 गोफेन 02C अपने लक्ष्य तक पहुंचने में फैल रहा है और बीच आसमान में ही भटककर क्रैश हो गया। और इस सैटेलाइट को गोबी मरुस्थल में बने जिक्यून सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया था, लेकिन यह मिशन जल्दबाजी में गड़बड़ाहटी में फेल हो गया है। और बात करते हैं चीन देश की, तो यहां आप देख सकते हैं चीन के राष्ट्रपति कौन है, शी जिनपिंग। उन्होंने भी एक कैंपेन शुरू किया था कुछ दिन पहले। इसी बात को लेकर भी चीन सुर्खियों में रहा था कि क्लीन योर प्लेट कैंपेन किस देश के राष्ट्रपति ने शुरू किया। क्लीन योर प्लेट यहां पढ़ सकते हैं दोस्तों चीन भाषा में। दोस्तों मेरे को चीन भाषा नहीं आती है, लेकिन मैं श्योर कह सकता हूं कि यह लिखा है क्लीन योर प्लेट कैंपेन। ओके दोस्तों, और यहां बात करते हैं चीन देश की, तो यहां आप मैप में देखें कि यह है तिब्बत, और तिब्बत से आगे बढ़ते हुए यहां पर है चीन देश, और यहां हमारे भारत देश की जो गलवानी घाटी है यहां पर कुछ हाल ही में असंतोष यानी कि कुछ तंगदिली पैदा हो गई है भारत और चीन देश को लेकर।
तो यहां जो भारत और चीन देश के बीच जो डिवाइडिंग लाइन है इसका नाम है मैकमोहन रेखा। और हमारे भारत देश के सैनिकों ने भी यहां बहुत ही लाजवाब जवाब दिया है, तो हमारे सैनिकों को सैल्यूट हमारी चैनल की ओर से। चीन की कैपिटल का नाम है बीजिंग, चीन की करेंसी है रेनमिनबी, चीन के राष्ट्रपति है शी जिनपिंग और चीन का सेंट्रल बैंक का नाम क्या है? पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना। और मैकमोहन रेखा भारत और तिब्बत के बीच की सीमा रेखा है और सीमा रेखा का नाम सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर रखा गया था। तो दोस्तों मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, भारत और पाकिस्तान के बीच की डिवाइडिंग लाइन है इसका नाम क्या है? आपने कहीं पढ़ा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। पांचवा क्वेश्चन, एरो इंडिया 2021 की मेजबानी किस शहर द्वारा की जाएगी? दोस्तों एक तरफ से मानिए तो हमारी सुरक्षा उपकरण है, इसकी यह एशिया की सबसे बड़ी प्रदर्शनी है जिसका नाम है एरो इंडिया 21 और इसकी मेजबानी बेंगलुरु करने वाला है। कौन सा शहर? बेंगलुरु। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बेंगलुरु। और हाल ही में सुर्खियों में यह क्वेश्चन क्यों आया? तो एरो इंडिया 2021 की वेबसाइट हाल ही में लॉन्च की गई, लेकिन किसने लॉन्च की? हमारे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस ऑफिशियल वेबसाइट को लॉन्च किया। और यह एरो इंडिया 2021 कब आयोजित किया जाने वाला है? 3 फरवरी से लेकर 7 फरवरी 2021 तक इसका आयोजन होगा। और कहां पर? बेंगलुरु में। तो दोस्तों इसीलिए यह बात सुर्खियों में आई। एरो इंडिया को एशिया का सबसे बड़ा एरो शो माना जाता है और शो का यह 13वां संस्करण होगा। कौन सा? 13वां संस्करण होगा। और कब आयोजित किया जाएगा? तो आने वाले साल में 3 फरवरी 2021 से लेकर 7 फरवरी 2021 तक आयोजित किया जाएगा। और कहां आयोजित किया जाएगा? बेंगलुरु में। लेकिन बेंगलुरु में कहां पर? बेंगलुरु के वायुसेना स्टेशन यलहंका में इसका आयोजन किया जाएगा। ओके दोस्तों, छठा क्वेश्चन, मूडीज ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत पर रहने का अनुमान जताया है? दोस्तों मूडीज एक अमेरिकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है और उन्होंने हाल ही में भारत के चालू वित्त वर्ष में यानी कि वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी -11.5% रहने का अनुमान जताया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। और माइनस में पहली बार। आपको इसका रीजन पता है क्यों? कोविड-19 के कारण। ओके दोस्तों, बहुत से हमारे जो उद्योग है, कई से लोग हैं वो बेरोजगार हो चुके हैं और इसीलिए हमारी भारत की जीडीपी मूडीज रेटिंग एजेंसी ने बताया है कि -11.5% रहेगी। तो मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने चालू वित्त वर्ष के लिए जीडीपी ग्रोथ के अनुमान को घटाकर -11.5% कर दिया है। और इससे पहले इसी रेटिंग एजेंसी ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की जीडीपी -4% रहने की अनुमान एक जताया था। और अप्रैल से जून महीने की बात करें, यानी कि पिछली तिमाही की बात करें, तो इसी दौरान भारत की जीडीपी में -23.9% की ग्रोथ दर्ज की गई थी। और यह आंकड़ा हमें भी चौंकाने वाला है। तो हमें यहां ग्रोथ करने के लिए क्या करना चाहिए वो भी हमें सोचना होगा। और जब यहां हम बात करते हैं मूडीज रेटिंग एजेंसी के, तो मूडीज क्या है? यह एक अमेरिकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। मूडीज की स्थापना कब हुई? 1909 में। मूडीज के स्थापक कौन है? जॉन मूडी। और मूडीज का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। 7वां क्वेश्चन, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत मध्य प्रदेश में बने 1.7 लाख घरों का उद्घाटन किसने किया? दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना, और इस आवास योजना के तहत मध्य प्रदेश में हाल ही में 1.7 लाख घरों का निर्माण किया गया। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस घर के मालिक को गृह प्रवेश कराया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है नरेंद्र भाई मोदी। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में हमें पता होना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण भी है और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी भी है, लेकिन यहां हम बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की।
तो इस संबंध में ऑनलाइन माध्यम से गृह प्रवेश कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री ने हिस्सा लिया। यहां आप देख सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने हाल ही में यह गृह प्रवेश कराया। और इनसे जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन बन सकता है, पूर्ववर्ती किस योजना को वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के रूप में पुनर्गठित किया गया? तो आप यहां पढ़ सकते हैं इंदिरा आवास योजना। इंदिरा आवास योजना को 2016 में कन्वर्ट करके नाम दिया गया है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। कब? 2016 में। और अब बात करते हैं हम इस योजना की, तो इनसे जुड़े हुए एक और क्वेश्चन की बात करें। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का उद्देश्य क्या है? वर्ष 2022 तक, कब तक? वर्ष 2022 तक सभी आवासहीन ग्रामीणों और कच्चे तथा जीर्ण शीर्ण घर में रहने वाले लोगों को बुनियादी सुविधा के साथ एक पक्का घर प्रदान करना। तो हमारी इस योजना जो गरीब लोग हैं इसके लिए काफी फायदेमंद होगी, क्योंकि हमारी केंद्र सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 2022 तक सबको अपना घर मिल जाना चाहिए। और इस योजना के तहत घर बनाने की लागत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच किस तरह डिवाइड की गई है? तो विभिन्न क्षेत्रों में 60, इसके मामले में 40%, यानी कि 100 रुपये में से 60 रुपये का लागत आएगी केंद्र सरकार को और 40 रुपये का खर्च उठाएगी राज्य सरकार। लेकिन जो पूर्वोत्तर या हिमालयी राज्यों है तो इसमें 90% खर्च का वहन करेगी केंद्र सरकार और 10% का खर्च राज्य सरकार उठाएगी। तो इस अनुपात में हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच इस खर्च को विभाजित किया गया है। 8वां क्वेश्चन, इजरायल और यूएई के बीच एक ऐतिहासिक शांति समझौते में योगदान के कारण किसको नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया है? दोस्तों हाल ही में आपको पता है, कहीं पर पढ़ा होगा और मैंने भी इस क्वेश्चन के बारे में बताया था। इजरायल और यूएई के बीच हाल ही में एक बहुत ही शांतिपूर्ण समझौता हुआ है और इस समझौते में अमेरिकी राष्ट्र प्रमुख डोनाल्ड ट्रंप ने अहम योगदान दिया और इसीलिए हाल ही में सिफारिश की गई है कि 2021 के नोबेल शांति पुरस्कार किसको मिलना चाहिए? डोनाल्ड ट्रंप को मिलना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप बोले तो ये है अमेरिका के वर्तमान राष्ट्र प्रमुख। लेकिन हाल ही में चुनाव आने वाला है, अब आने वाला समय ही बताएगा कि क्या नतीजा आता है अमेरिकी राष्ट्र प्रमुख के चुनाव का। और डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इजरायल और संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई के बीच ऐतिहासिक शांति समझौते में मध्यस्थता में उनकी भूमिका के लिए नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया है। और किसके द्वारा नामित किया गया है? तो नोबेल शांति पुरस्कार के लिए डोनाल्ड ट्रंप का नामांकन नॉर्वे के राजनेता जिसका नाम है क्रिश्चियन टाइब्रिंग गजेट द्वारा नामित किया गया है। ओके दोस्तों, 9वां क्वेश्चन, क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? दोस्तों 2 क्वेश्चन से पहले ही मैंने आपको मूडीज के द्वारा हमारे भारत देश की वर्तमान वित्तीय वर्ष में जीडीपी दर कौन सी रहेगी उसके बारे में बताया। उन्होंने रेटिंग एजेंसी ने बताया कि भारत की जीडीपी 11.5% चालू वित्तीय वर्ष में रहेगी। लेकिन हाल ही में जो क्रिसिल नामक रेटिंग एजेंसी है उन्होंने बताया है कि भारत का चालू वित्तीय वर्ष और इसमें भारत की जीडीपी -9% रहेगी। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है -9%। लेकिन बात करते हैं क्रिसिल रेटिंग एजेंसी के इस इश्यू की, तो क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी दर 9% रहने का अनुमान जताया है। और क्रिसिल ने कोविड-19 के महामारी, अनिश्चितताओं और सरकार से पर्याप्त वित्तीय सहायता की कमी के कारण अपने पूर्वानुमान जो 5% था उसमें भी संशोधन किया है। और इसके अलावा क्रिसिल ने फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए भारत की जीडीपी 10% दर से बढ़ने का अनुमान भी जताया है। और अगले 3 वर्षों के लिए 2023 और 2025 के दौरान
क्रिसिल ने भारत की जीडीपी में सालाना 6.2% की वृद्धि का अनुमान जताया है। और बात करते हैं क्रिसिल की, तो क्रिसिल से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन सुर्खियों में था, निम्न में से किसने क्रिसिल बोर्ड से अपना इस्तीफा दे दिया है? तो क्रिसिल बोर्ड से अरुंधति भट्टाचार्य ने इस्तीफा दे दिया था और तब भी यह सुर्खियों में थी। लेकिन अरुंधति भट्टाचार्य कौन? वो भारतीय स्टेट बैंक की अध्यक्ष के रूप में काम करने वाली पहली महिला थी। और क्रिसिल बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? जॉन बेरिफर्ड। और क्रिसिल की वर्तमान एमडी और सीईओ कौन है? आशु सुयश, जो यहां आप देख सकते हैं, आशु सुयश। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में भूमि से 20,000 स्वर्ण खनिकों को बाहर निकालने के लिए एक वैश्विक अभियान किसने शुरू किया? दोस्तों, कोविड-19 के कारण ऐसे ही हमारे विश्व में कई जनजातियां हैं जिसके पास कोई भी काम नहीं है, और हाल ही में भूमि से 20,000 स्वर्ण खनिकों को बाहर निकालने के लिए एक वैश्विक अभियान शुरू किया है यानोमामी जनजाति ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है यानोमामी जनजाति। यहां आप इमेज में देख सकते हैं। लेकिन यह जनजाति कहां पर पाई जाती है? तो हाल ही में दक्षिण अमेरिका में। कहां पर? साउथ अमेरिका की यानोमामी जनजाति ने कोरोना वायरस महामारी के बीच अपनी भूमि से 20,000 स्वर्ण खनिकों को बाहर निकालने के लिए एक वैश्विक अभियान शुरू किया है, और इस जनजाति को आप इमेज में देख सकते हैं। और यानोमामी उत्तरी ब्राजील एवं दक्षिणी वेनेजुएला के वर्षावनों व पहाड़ों में निवास करते हैं, और सर्वाइवल इंटरनेशनल के अनुसार दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ी पृथक जनजाति है जो हाल ही में सुर्खियों में रही। और सर्वाइवल इंटरनेशनल की बात करें तो लंदन स्थित सर्वाइवल इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकारों का समर्थन करने वाला यह एक संगठन है जो दुनिया भर के देशज एवं आदिवासी लोगों के अधिकारों के लिए अभियान चलाता है। उन्होंने यह बात कही है। 11वां क्वेश्चन, हाल ही में यूजी पाठ्यक्रमों के लिए आपका मित्र चैटबॉट किसने लॉन्च किया है? दोस्तों, यूजी पाठ्यक्रमों के लिए हाल ही में मनोहर लाल खट्टर ने, किसने? मनोहर लाल खट्टर ने आपका मित्र नामक एक चैटबॉट लॉन्च किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है मनोहर लाल खट्टर। तो देखो, मनोहर लाल खट्टर किस राज्य के मुख्यमंत्री है? हरियाणा के। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नए शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए सरकारी सहायता प्राप्त और स्ववित्त पोषित कॉलेजों में अंडर ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों के लिए शैक्षिक व्हाट्सएप चैटबॉट, जिसका नाम रखा गया है आपका मित्र, और ऑनलाइन प्रवेश प्लेटफॉर्म को हाल ही में लॉन्च किया। 12वां क्वेश्चन, हाल ही में डैम डायना रिग का निधन हो गया, वे कौन थी? दोस्तों, यहां आप इमेज में देख सकते हैं, नाम है डैम डायना रिग, और वो एक जानी मानी ब्रिटिश एक्ट्रेस थी जिसका हाल ही में निधन हो गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ब्रिटिश एक्ट्रेस। तो डैम डायना रिग वो है ब्रिटिश एक्ट्रेस, और हाल ही में गेम ऑफ थ्रोन्स सीरीज में निभाई ओलेना टायरेल की भूमिका के लिए लोकप्रियता हासिल की थी इस एक्ट्रेस ने, और उन्होंने 1959 में रॉयल शेक्सपियर कंपनी में अपनी शुरुआत की, और डायना रिग ने 1994 में मीडिया में अपनी भूमिका के लिए टोनी पुरस्कार भी जीता था, जिसका हाल ही में निधन हो गया है। 13वां क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहे प्रोफेसर गोविंद स्वरूप के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? दोस्तों, इसी पैटर्न के बहुत से क्वेश्चन वर्तमान एग्जामिनेशन में पूछ लिए जा सकते हैं कि प्रोफेसर गोविंद स्वरूप जिसका हाल ही में निधन हो गया है, तो इसके चलते प्रोफेसर गोविंद स्वरूप के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? तो वो हमारे भारत देश के एक रेडियो खगोल विज्ञान के जनक, हमारे भारत देश के रेडियो खगोल विज्ञान के जनक माने जाते थे प्रोफेसर गोविंद स्वरूप, जिसका हाल ही में निधन हो गया, इसीलिए यह व्यक्ति सुर्खियों में आए। वैज्ञानिक गोविंद स्वरूप का 91 आयु में निधन हो गया, पुणे में निधन हो गया है, और भारत के रेडियो खगोल विज्ञान के जनक माने जाते थे। और जन्म 23 मार्च 1929 को ठाकुर द्वार यूनाइटेड प्रांत, क्योंकि उस वक्त का हमारा ब्रिटिश भारत
और ब्रिटिश भारत का यह यूनाइटेड प्रांत वो वर्तमान में है उत्तर प्रदेश। वहां पर हमारे इस गोविंद स्वरूप का जन्म हुआ और उन्होंने 1973 में पद्मश्री, 1972 में स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान किया था, जिसका हाल ही में निधन हो गया है। लेकिन यह सेंटेंस आपको याद रखना है। भारत के रेडियो खगोल विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो गोविंद स्वरूप। और दोस्तों अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में सुर्खियों में रही रोगन आर्ट किस राज्य की प्राचीन कपड़ा कला है? रोगन आर्ट गुजरात राज्य की एक प्राचीन कपड़ा कला है। सुर्खियों में क्यों आई? क्योंकि रोगन आर्ट का प्रयोग मुंह पर लगने वाले मास्क के लिए किया गया, यानी कि रोगन आर्ट जो मास्क है उस पर पेंटिंग किया गया। इसी बात को लेकर सुर्खियों में आया रोगन आर्ट। और इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है राठौड़ मयूरिकम और वो गुजरात के कच्छ से है। और दोस्तों अनिल मकवाणा वो गुजरात के बावला से। भरत राठौड़ उन्होंने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। एस.एम. राठौड़ और वो गुजरात के बनासकांठा से बिलोंग करते हैं, उन्होंने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। विश्व मेवाड़ा फ्रॉम बनासकांठा। योगेश रावत उन्होंने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर भेजा है दाहोद से। तो शिवानी सोलंकी उन्होंने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। अरबाज खान उन्होंने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है। सभी दोस्तों को सही आंसर देने के लिए धन्यवाद। हमारे और भी सब्सक्राइबर फ्रेंड है, वो है मकवाना किरण, उन्होंने भी लिखा है रोगन आर्ट के बारे में। तो शिवानी रानी कश्यप फ्रॉम दिल्ली से, उन्होंने इस कला के बारे में डिटेल में बताया है। नाबा ज्योति बोरा फ्रॉम आसाम से, उन्होंने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। और अवकाश गोलीवाड़िया वो पहली बार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो पालनपुर बनासकांठा से बिलोंग करने वाले अवकाश, आपका भी हमारे चैनल में स्वागत है। और दोमन धुर्वे आपका आंसर सही है। और वो कहां से बिलोंग करते हैं दोस्तों? छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं, कबीरधाम से। तो आपका भी हमारे चैनल में स्वागत है। और सुभाष भाभोर उन्होंने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। पांडव वैशाली फ्रॉम गुजरात अरावली से। और नीलेश गिरी गोसाई उन्होंने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर भेजा है। हमारे और भी कुछ सब्सक्राइबर फ्रेंड है, वो है पटेल रवि फ्रॉम गुजरात और मुकेश कुकड़िया फ्रॉम गुजरात राजकोट जसदन बरवाला से। और प्रवीण सिंह चौहान और रावल सुनील, इन सभी दोस्तों ने भी सही आंसर दिया है। आप सभी को सही आंसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर, निम्न में से किस वन्य जीव अभ्यारण्य में 2.5 mm लंबी चींटी की एक नई प्रजाति जिसका नाम है वैभव प्रोटानिल्ला, इस नई चींटी की खोज कहां पर की गई है? दोस्तों 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। किस अभ्यारण्य में वैभव प्रोटानिल्ला नामक इस चींटी की नई प्रजाति की खोज की गई है? दोस्तों आंसर देना है नीचे कमेंट बॉक्स में, आंसर देना मत भूलिएगा। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो दोस्तों लाइक कीजिए और आपके दोस्तों तक फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस दोस्तों छोटी सी उम्मीद के साथ आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड